कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अगर कोई किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स या फिर जनरल से कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन मौका है, आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह भी करना चाहता हूं कि अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ फ्री प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आराम से सुनना चाहते हैं तो हेडफोन या एयरफोन की सहायता ले सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है। आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से लिखते हैं तो आपको अच्छी नंबर मिलेगी। अगर आप उस स्ट्रक्चर की सहायता से, यानी कि जो स्ट्रक्चर रहता है उसका सहायता से आप नहीं लिखते तो आपको अच्छी नंबर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करने। Examine the causes of the downfall of the Mauryan Empire. चलिए स्टार्ट करते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वह 321 से 185 ईसा पूर्व तक चली है। तो गाइज, यहाँ पे ध्यान देना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके बाद आपको लिखना है कि पतन कैसे हुआ, यानी कि मौर्य जो साम्राज्य है उसका समाप्ति कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य में मौर्य राजवंश का शासन था। यह स्वाभाविक है कि मौर्य साम्राज्य में मौर्य राजवंश का ही शासन होता है। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, यानी कि प्राचीन भारत का, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष, यानी कि 137 वर्ष भारत में राज किया। यह बहुत बड़ी वर्ष होती है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री विष्णुगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई, जिसको कौटिल्य का दर्जा दिया गया था, उस नाम से भी हम लोग जानते हैं, कौटिल्य के नाम से। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। उसके बाद कहा गया है, उसने कोई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, यानी कि छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य थे उसमें उन लोग का आपसी मतभेद होता है, तो उसका जो उन्होंने फायदा उठाया था, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। यानी कि सिकंदर ने आक्रमण करने के बाद जो आपसी क्षेत्रीय राज्यों का जो आपसी मतभेद था वो पैदा हो गया था। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरी तरह पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ था। यानी कि मौर्य वंश में भी बहुत सारे शासक आए थे, जिसमें अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि मौर्य जो साम्राज्य था, शासन था, उसमें अशोक एक ऐसा शासक था, उसी के शासन में उस साम्राज्य का चारों तरफ नाम हुआ और विकसित हुआ और प्रसिद्ध भी हुआ। तो अब देखना होगा कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ। तो इसमें 3-4 पॉइंट है, उस पॉइंट को सबसे पहले देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ब्राह्मणों के प्रति अशोक की नीति, यानी कि जो उस साम्राज्य उस क्षेत्र में जो ब्राह्मण रहते थे उसके प्रति अशोक का जो नीति और नियति कैसा था, उसके कारण भी पतन हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, साम्राज्य की विशालता, यानी कि बहुत बड़ा अशोक ने उस साम्राज्य को विशाल रूप में बना दिया था। तो उस उतना बड़ा क्षेत्र को शासन करना थोड़ा कठिन होता है, इसका कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण था कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार, यानी कि जैसे बहुत बड़ा आपका जो मौर्य साम्राज्य है तो उसमें जैसे इंडिया में बहुत सारा राज्य को डिवाइड किया। हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो अपना जो एरिया होता है उसको संभालता है। तो उसी प्रकार उसमें प्रांत कहा गया था, तो हर प्रांत में अलग अलग जो है शासक बना दिया गया था और सेंट्रल में अशोक था।
तो जो शासक था उन लोग जो है अत्याचार कर रहा था नागरिकों के पर। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है अशोक द्वारा युद्ध त्याग कर अहिंसा की नीति अपनाना। अशोक ने लास्ट में क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसने अगर कोई बौद्ध धर्म अपना लेता तो युद्ध को त्याग करना पड़ता है, जिसके कारण उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाया, और इससे जो है प्रांत में थोड़ा अत्याचार होने लगा। पांचवा पॉइंट है राजधानी का केंद्र में ना होना, यानी कि जो कैपिटल है उसका केंद्र में नहीं था, मतलब जो भी क्षेत्र है वो बीचों बीच में नहीं था, वो साइड में था, जिसके कारण वहाँ से कंट्रोल करना उसको असंभव हो रहा था, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। छठा पॉइंट है राजसी परिवार में फूट और षड्यंत्र है। यह स्वाभाविक है कि बहुत सारे राजा जो है बहुत सारे पत्नियों से शादी करता है, उनके बेटा बेटी होते हैं, तो हर कोई अपनी माँ चाहती है कि मेरा बेटा उस साम्राज्य का मतलब शासक बने, राजा बने, तो इसमें भी भेदभाव होने लगा था। सातवां कारण था परवर्ती मौर्य सम्राट की अयोग्यता, यानी कि इससे पहले जो शासक था वो अयोग्य था, वो तो अच्छा से काम नहीं कर पा रहा था, इसका भी कारण है। उसके बाद था धर्म निरपेक्षता का अभाव, यानी कि वहाँ पे हर कोई अपना अपना धर्म मान रहा था, किसी धर्म का वैल्यू नहीं दे रहा, इसका कारण भी हो सकता है। और 9 पॉइंट है आपका राष्ट्रीय भावना की कमी, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जैसे इंडिया में रहता है तो कोई इंडिया से प्यार करता है, तो उसी प्रकार वहाँ जो था तो वो अपने राष्ट्र के प्रति उतना प्यार नहीं कर रहा था, जिसके कारण ये भी कमी हो सकता है, वो बाहर से लिंक होने के कारण। 10वां पॉइंट है आपका अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, इसका भी कारण हो सकता है। बस इतने पॉइंट है। ये सब पॉइंट अगर आप जान गए तो आराम से लिख सकते हैं, तो चलिए इसका भी डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ब्राह्मणों के प्रति अशोक की नीति। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अशोक के सुधारों और धार्मिक विश्वासों ने ब्राह्मणों को आघात पहुंचाया था, यानी कि अशोक के सुधारों और धार्मिक विश्वासों ने ब्राह्मणों को आघात पहुंचाया था। अशोक की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने मौर्य वंश का जमकर विरोध किया था। जैसे ही अशोक की मृत्यु हो गई तो मौर्य वंश का जमकर विरोध किया था, और यह विरोध साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। और यह जो विरोध हुआ नागरिकों के द्वारा अशोक के मरने के बाद जो भी राजा बना था, तो यह विरोध जो है इसका भी कारण हो सकता है कि कैसे समाप्त हुआ। हालांकि अशोक ने जिन नैतिक आध्यात्मिक आदर्शों का प्रचार किया वे वैदिक धर्म के विरोधी नहीं थे, यानी कि जैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो अपनाने के बाद जैसे उन्होंने नैतिक आध्यात्मिक आदर्श का प्रचार अपने क्षेत्र में करने लगा, यानी कि मौर्य साम्राज्य में करने लगा, जो वैदिक धर्म के विरोध नहीं थे, लेकिन फिर भी और ना ही अहिंसा के सिद्धांत वैदिक धर्म के मान्यता के नितांत प्रतिकूल था। उनका प्रतिपादन उपनिषदों में किया जा चुका था। अशोक ब्राह्मणों का मित्र बना रहा और सामान्य रूप से ब्राह्मण अशोक की नीतियों से अप्रसन्न नहीं थे। इसमें क्या कहा गया कि अशोक जो है ब्राह्मणों के प्रति जो मित्रता थी, लेकिन अशोक की नीतियों के जो वहाँ के नागरिक थे वो खिलाफ थे। मौर्य सम्राट ने ब्राह्मण पुष्यमित्र को अपना सेनापति बनाया था। पुष्यमित्र जो है उसको सेनापति बनाया था। वास्तविकता यह है कि मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बृहद्रथ आयोग था, यानी कि लास्ट में जो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे अंतिम उत्तराधिकारी था वह बृहद्रथ था, जो बहुत ही कमज़ोर था, वो शासन नहीं कर पा रहा था, और उसकी अयोग्यता व निकम्मेपन से मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में थी। इसलिए सेनापति होने के नाते पुष्यमित्र ने साम्राज्य के हित में मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का वध कर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। यानी कि इसमें कहा गया कि बृहद्रथ जो शासक था, अंतिम शासक था, इन्होंने जो कमज़ोर था यह शासन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी और उस मौर्य साम्राज्य का शासन जो अपने हाथ में ले लिया। दूसरा पॉइंट है साम्राज्य की विशालता। चलिए इसमें क्या कहा गया देखते हैं। मौर्य साम्राज्य काफ़ी विशाल था। प्राप्त संसाधनों के अभाव इतने बड़े साम्राज्य का संचालन केंद्र से चलाना संभव नहीं था। सुदूर प्रांतों के अधिकारी प्राय स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगते थे। उन्हें अपने वश में रखना दुर्बल शासकों के वश की बात नहीं थी। तीसरा पॉइंट प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना था। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि हर
जैसे छोटा छोटा क्षेत्र में बांट दिया था, जिसको प्रांत कहा था, उसमें भी शासक बना दिया गया था। और वह शासक जो है वो नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। इसका भी कारण हो सकता है। उनके अत्याचारों व उत्पीड़न की वजह से जन विद्रोह होने लगे। स्थानीय स्वायत्तता की भावना, दूरस्थ प्रांतों के साथ आवागमन की कठिनाई, जन विद्रोह, राजमहलों के कुचक्र और पदाधिकारियों के विश्वासघात ने केंद्रीय शक्ति को कमजोर बना दिया था। चौथा पॉइंट, अशोक द्वारा युद्ध त्याग कर अहिंसा की नीति अपनाना। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके कारण वो जो लड़ाई नहीं करना चाहता। तो लड़ाई नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि बगल वाला जो साम्राज्य है वो अपने अटैक करेगा। इसका भी कारण हो सकता है। अशोक ने युद्ध त्याग कर उदारता, दया और सहिष्णुता को शासन करना अपने साम्राज्य का आधार बनाया। उसने सैनिक अभियानों व शक्ति प्रयोग के स्थान पर राज्य की सारी शक्ति लोकहित, धर्म और नैतिक उत्थान में लगा दी। इस प्रकार अशोक सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गया। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार अशोक की युद्ध त्याग और शांति की नीति के कारण अशोक ने साम्राज्य की सैनिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और अशोक सैनिकों के उसके शासन के अंत तक युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि सैनिकों का रण कौशल समाप्त हो गया था। यानी कि अगर आप किसी सैनिक को युद्ध करने के लिए बंद कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है वो युद्ध करना भूल जाएगा और उसके अंदर जो क्षमता धीरे धीरे घट जाएगी। पांचवा कारण, राजधानी का केंद्र में न होना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र केंद्र में नहीं थी। इस कारण राजधानी से दूर के इलाकों में अक्सर विद्रोह होते रहते थे। यानी कि जो अंतिम पॉइंट होता है किसी भी क्षेत्र का, अगर राजधानी दूर में है और अंतिम क्षेत्र में किसी प्रकार की विद्रोह होता है तो वहाँ से कंट्रोल करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ जाना उस टाइम उतना सुविधा नहीं थी। पाटलिपुत्र से दूर के इलाकों तक शासन नियंत्रण करना कठिन था। 6 पॉइंट, राजसी परिवार में फूट और षड्यंत्र। मौर्य राजसी परिवार में बहु विवाह प्रथा होने से अनेक रानियां और उनके पुत्र होते थे। इन पुत्रों में एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र और भीतरघात से मौर्य साम्राज्य को बहुत हानि पहुंची। साम्राज्य की स्थिरता को खतरा बढ़ता गया और धीरे धीरे वह पतन की ओर बढ़ता गया। 7 पॉइंट, परवर्ती मौर्य सम्राटों की अयोग्यता। परवर्ती मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट जिसे योग्य नहीं थे, यानी कि ये दोनों शासक को छोड़कर जितने भी शासक आए सब कमजोर और शासन नहीं कर पाया था ठीक से। 8वां पॉइंट, धर्म निरपेक्षता का अभाव। अशोक ने केवल बौद्ध धर्म का पक्ष लिया। इससे भारत के अनेक धर्मों के लोग मौर्य वंशीय शासकों के शत्रु बन गए। जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का पक्ष लिया तो भारत में अनेक सारे धर्म रहने लगे थे जो उसके विद्रोह बन गए, उनके शत्रु बन गए। अशोक की मृत्यु के बाद से ही उन्होंने विद्रोह किए और मौर्य शासकों के शत्रुओं का पक्ष लिया। राष्ट्रीय भावना की कमी, यह भी सबसे बड़ा कारण है। प्रोफेसर रोमिला थापर के अनुसार प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। 10वां पॉइंट, अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारियों में से कोई योग्य नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद कुणाल तथा दशरथ ने क्रमशः शासन किया था। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद एक कुणाल और दशरथ ने शासन किया था। दशरथ के उपरांत संप्रति ने मगध का शासन भार संभाला। 2007 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु के बाद सलीसुक राजा बना। वो अत्यंत क्रूर था। उसके बाद देववर्मन तथा शतधनुष के मगध के सिंहासन को संभाला। अंत में बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक बना, जिसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर उसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने उसका वध कर दिया, यानी कि हत्या कर दी और शासन को अपने हाथ में ले ली। तो गाइज कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।